नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सबका हिसाब होगा। बात करेंगे दुनिया की राजनीति की, क्योंकि दुनिया की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी को देख करके बस एक ही मुहावरा याद आता है, मुंह में राम बगल में छुरी, दोनों पर फिट बैठता है। एक तरफ ईरान से बातचीत का दिखावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ हमले की बिसात बिछाई जा रही है। ये कैसी कूटनीति है? 22 अप्रैल को सीज फायर की तारीख मुकर्रर है, लेकिन लेबनान की सरजमी आज भी इजरायली हमलों से दहल रही है। ट्रंप नेतन्याहू की धोखेबाज जोड़ी कैसे ईरान, लेबनान, गाजा को धोखा दे रही है, जरा ये आपको समझा देते हैं, ये बता देते हैं आपको। ईरान, अमेरिका, इजरायल ने बातचीत के बीच में ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका और इजरायल ने जब बातचीत करनी शुरू की थी तो उसके बीच में ही ईरान पर हमला कर दिया जाता है। 28 फरवरी 2026 की तारीख होती है जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमला किया गया। ट्रंप ने इस दौरान सीज फायर की तरफ कदम बढ़ाया है, उसके पहले भी और अब भी। 22 अप्रैल तक सीज फायर, लेकिन ट्रंप बार बार इसके साथ साथ धमकी भी दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें धोखेबाज कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में ये पूरी स्थिति थी। लेबनान में ईरान पर सीज फायर के बावजूद इजरायल का लेबनान पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब ये बार बार ये कहते हैं कि ईरान लेबनान को सहयोगी मानता है, हिजबुल्लाह को पैसे देता है, हिजबुल्लाह की मदद के लिए वहां पर हथियार पहुंचाता है, इसलिए हम हिजबुल्लाह पर हमले कर रहे हैं, तो जब ईरान पर हमले रोक दिए गए तो फिर लेबनान हिजबुल्लाह पर क्यों नहीं रोके गए? लेबनान पर इजरायली हमले का डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ समर्थन भी करते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल वहां पर हमले बंद नहीं होंगे। सीज फायर के बाद भी लेबनान पर हमले का ईरान ने विरोध किया। इजरायल और लेबनान के बीच शांति वार्ता अब तक बेनतीजा साबित हुई है, जो कि पिछले 2 दिन पहले ही हुई थी, वाशिंगटन में हुई थी 14 अप्रैल को। गाजा पर क्या स्थिति है? डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए शांति प्रस्ताव खुद पेश किया था। क्या वो शांति दूत बन करके उभरे? प्रस्ताव के तहत इजरायल को गाजा से पीछे हटना था, यह तय था, लेकिन हमास के लड़ाकों पर अब भी इजरायल की तरफ से अटैक जारी है। ये कैसी दोहरी राजनीति और ये कैसा रवैया है, जहां एक तरफ कहते हैं सीज फायर है और दूसरी तरफ दूसरा सहयोगी हमला करते रहता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की फितरत रही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पहले सहयोग का हाथ बढ़ाना और फिर वक्त आने पर पीछे हट जाना, ये उनकी पुरानी चाल है। ट्रंप और नेतन्याहू का ये मेल किसी शांति के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के धोखे का आखिरकार पूरा इतिहास क्या है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें कुर्द से, तो 2019 में सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में कुर्द का साथ नहीं दिया गया। अमेरिका ने साथ देने के बावजूद अपनी सेना को वहां से हटा लिया। तुर्की को कुर्द लड़ाकों पर हमला करने का इसकी वजह से मौका मिल गया। बात अफगानिस्तान की कर लेते हैं। अफगानिस्तान में 2021 में अमेरिका ने अचानक से अपनी सेना को वापस बुला लिया, जिससे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के स्थानीय सहयोगी इस वजह से असहाय रह गए। दशकों तक वहां पर पड़े रहे अमेरिकी सैनिक। अमेरिका सरकार ये कहते रही कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मौका लगते ही सब कुछ बोरिया बिस्तर समेट करके वहां से निकल गए। साउथ वियतनाम में क्या हुआ, जरा वो जान लीजिए। 1970 में उत्तरी वियतनाम के खिलाफ युद्ध में पहले अमेरिका ने सहायता की पेशकश की। अचानक से अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को सहायता देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप दक्षिण वियतनाम का पतन हो गया। ईरान में क्या किया? 1953 में अमेरिका ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया। ईरान की सत्ता में अमेरिका ने शाह को बैठा दिया और 1979 की क्रांति के बाद शाह को भी अकेला छोड़ दिया गया। क्या आप अपना खुद देख लो। इराक में क्या हुआ? 1980 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ मदद दी और 1990 में कुवैत युद्ध के दौरान वो दुश्मन बन गया। उसके बाद 2003 आते आते उसे भी सत्ता से बेदखल कर दिया। यूक्रेन में भी इनका रवैया वही रहा है जो बाकी देशों में रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में पहले मदद की पेशकश की और मदद भर भर के की, पर्याप्त सैन्य और वित्तीय सहायता देने से, लेकिन अब वो पीछे हट गए। और आपको याद होगा कि दोनों राष्ट्रपति के बीच में, यानी यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में वाशिंगटन में इस कदर बहस होती है कि लंच जो प्रस्तावित था, यूक्रेनी राष्ट्रपति उसे तक छोड़ करके चले जाते हैं। सावधान रहिए, क्योंकि अमेरिका के वादे कांच की तरह होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। याद रखिए, जो दोस्ती धोखे की बुनियाद पर खड़ी हो वो दुनिया को सिर्फ तबाही की ओर ले जाती है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाती हूँ, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। बोले गाजा, लेबनान, ईरान, ट्रंप और नेतन्याहू बेईमान।
ट्रंप नेतन्याहू की धोखेबाज जोड़ी नंबर 1, दुनिया भर में टेंशन। ट्रंप का शांति वाला मुखौटा, गाजा ईरान पर पीस प्लान धोखा। दुनिया से रंजिश, युद्ध फैलाने की सुपर पावर साजिश। ट्रंप की शांति पर बात, इजराइल का ईरान गाजा पर आघात। एक सहयोगी ये कहता है कि हम शांति वार्ता में आगे बढ़ेंगे, दूसरा सहयोगी हमला करना शुरू कर देता है। ये कैसे सहयोगी? इन दोनों की जोड़ी ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देना शुरू कर दिया है। क्या ट्रंप नेतन्याहू की नंबर 1 धोखेबाज जोड़ी दुनिया को शांति के नाम पर बेवकूफ बना रही है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या दोनों ही नेता मिलकर के दुनिया को शांति के नाम पर बेवकूफ बनाते जा रहे हैं? गाजा पर इनकी तरफ से यही कहा गया कि वहां पर सब कुछ फिर से स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन क्या इजराइल की तरफ से वहां पर हमले रोक दिए गए? यूक्रेन को मदद देने की पेशकश की गई, लेकिन खुद युद्ध में उलझे और यूक्रेन से तमाम एयर डिफेंस सिस्टम तक मंगवा लिए गए। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ है, कर्नल एस.के. मलिक, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, सैयद अली अदनान रिजवी, ईरान मामलों के जानकार है, और रवि करकरा अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद हमसे जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, मेजर जनरल राजन कोचर, ये किस तरीके की सहयोगी की भूमिका निभाते हैं? एक देश कहता है कि शांति वार्ता है, दूसरा देश कहता है कि हमें लेबनान से कोई लेना देना नहीं है, हिजबुल्लाह पर हम हमले करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर के जब दोनों देश ये कहते हैं कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थक है, हिजबुल्लाह ईरान का समर्थक है, तो फिर हमले दोनों पर क्यों नहीं रोके जा सकते? धन्यवाद मीनाक्षी, और जय हिंद आपको और को पैनलिस्ट को भी। पहले तो एक चीज हमको अपने माइंड में साफ कर लेनी चाहिए कि इजराइल और ईरान और हिजबुल्लाह का क्या एक रिलेशन है। और आप 1979 के बाद मैं आपको उसको लेके जाता हूँ इस सिनेरियो में। 1982 में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था, और 79 में आप जानते हैं कि एक ईरान रेवोल्यूशन हुई थी जिसमें शाह ईरान को निकाल के और आयतुल्ला खोमेनी आया था। 1982 के बाद जैसे आपका ये हिजबुल्लाह का आपका गठन होता है, तो ये IRGC की जो कर्ड्स फोर्स है उसको ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप एक ऐसी फोर्स ट्रेन करें जिनको हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं आज, जिसमें आपका हमास भी शामिल है, आपका हिजबुल्लाह भी है, और आपका हौतीस भी है, और शिया मिलिशिया जो आपके इराक में है, और ये 5-6 ऐसे इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। और इस ईरान अपनी ताकत और अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इसको आगे लेके जाते हैं। कहीं पर भी अगर ईरान को हमला करना होता है, अगर कोई US का बेस है या सीरिया में कोई ऐसी चीज है या लेबनान में कहीं पर भी इजराइल में, तो वो इन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का इसको इस्तेमाल करता है। तो ये समझ लेना चाहिए व्यूअर्स को कि ईरान और हिजबुल्लाह में कोई फर्क नहीं। और अगर हम एक सीज फायर की बात करते हैं तो वो दोनों को लागू होना चाहिए, लॉजिकल है, दोनों को लागू होना चाहिए। आप इसको नहीं बोल सकते कि इसको लेबनान की पीस टॉक अलग चलेंगी, बिकॉज नेतन्याहू की स्टेटमेंट थी कुछ दिन पहले और वो इसको बोल रहे थे लेबनान की पीस टॉक हम अलग से करेंगे, और इसको ये आपका अलग नहीं, आप इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं। दोनों पीस टॉक्स को आपको इकट्ठा ही लेके आपको आगे जाना है। और आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इजराइल ने साउथ लेबनान में अपना आर्मर्ड, अपनी इन्फेंट्री और अपना एयर तीनों इसको आक्रमण किए हैं। एटलीस्ट 1.2 मिलियन पीपल, तकरीबन 12 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं।
which is equal to 20% of the total population of Lebanon. और 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उनके जितने भी घर है और गांव है वहाँ पे उनको खंडर बना दिया गया है। और बहुत एक हाई इंटेंसिटी की लड़ाई इस लड़ी जा रही है। हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है साथ में, ऐसी बात नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे तो जनरल मुनीर इसको ईरान अपना जा रहे हैं और फिर उसके बाद वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं और एक स्टेटमेंट आप वॉशिंगटन से निकाल रहे हैं कि 2 दिन के बाद पीस टॉक होगी। ये किस टाइप की पीस टॉक आप कर रहे हैं? आपने अगर एक सीज फायर डिक्लेयर किया है तो वो लेबनान के लिए इसको लागू होता है और आई थिंक इजराइल इसका उल्लंघन कर रहा है। तो इसीलिए इसको मैं मानता हूं कि ये पीस टॉक्स कहीं नहीं जाएंगी जब तक नेतन्याहू उस लड़ाई को लेबनान में रोकता नहीं। बिल्कुल। ब्रिगेडियर जामवाल जी, ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है, क्या उसमें ये इस तरीके से साठगांठ करके चल रहे हैं कि मैं एक तरफ घोषणा कर दूंगा कि युद्ध विराम हो गया है, तुम दूसरी तरफ युद्ध लड़ते रहना और फिर बाद में ये कह देना कि वैसे भी इस युद्ध विराम में हमने हिजबुल्लाह को नहीं गिना, लेकिन हमने हर उस वक्त पर हिजबुल्लाह को गिना जब जब हमने ईरान पर हमला किया, ईरान का सहयोगी कह करके? देखिए, पहले तो एक चीज क्लियर कीजिए, ये हिजबुल्लाह हूथी है क्या? आर दे स्टेट्स? तो राजधानी है, जोग्राफिकल एरिया क्या है, मतलब ये की चीज क्या है? एक ब्रॉड टर्म बोलते हैं हम, नॉन स्टेट एक्टर्स, जिस प्रकार हमारे लिए लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे हैं। आप मेरे को बताइए इनके और उनके बीच में अंतर क्या है? जो ये करते हैं वो हिंदू भारत में करते हैं सारा कुछ, ये इजराइल में करते हैं। 7 अक्टूबर का सबको पता है। तो अगर हमने जब हमला किया, हमने बोला हमने इनके टेररिस्ट कैंप उठाए, बाद में पाकिस्तान आर्मी आई तो हमने उसको भी ठोका। तो अगर वही काम इजराइल कर रहा है तो इसमें मोरालिटी ये सब कहां से आ गया? क्यों, मतलब कंपैरिजन मेरे को तो एकदम क्लियर है कि जिस प्रकार हमारे लिए वो है, इजराइल के लिए ये हमास होती है। दे आर नॉट स्टेट्स, दे आर मतलब नॉन स्टेट एक्टर रेज्ड एंड सपोर्टेड बाय ईरान। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा वाला, हम ये दूसरा मॉरलिस्टिक स्टैंड लेते हैं क्यों, कभी पीस की बात, कभी ये, यार ये नॉर्मल साइकोलॉजी है। अगर आप में से कोई स्पेशल फोर्सेस वगैरह में रहा है तो हॉस्टेज रेस्क्यू सिचुएशन में बताता हूं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले आप बताते हो, जैसे ही पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल जाता है, द फर्स्ट पीपल टू इन्फॉर्म इज द नेगोशिएटर, बिकॉज उसके बाद उसका काम झूठ बोलना शुरू हो जाता है। ही टेल द टेररिस्ट तुम्हारी सारी बातें मान ली, बिकॉज उसके बाद टाइम फ्रेम पता है, उसके लिए काउंटडाउन सामने घड़ी लगी है कि ठीक 15 मिनट बाद ये जिंदा ही नहीं रहेंगे, ये मतलब उसके बाद पूरा टाइम फ्रेम होता है, एचआर वगैरह सब पता होता है उसको आदित्य। तो उसका काम होता है 15 मिनट उनको उलझा के रखना। अब इसी काम को बड़े लेवल पे किया जा रहा है। जब भी उनको एक लॉजिस्टिक ब्रेक चाहिए या वो ब्रेक चाहिए, वो ये पीस टॉक का बहाना करते हैं। पिछले साल भी हुआ, ये भी हुआ। इसमें मोरालिटी कहां से आ गई? इसमें मोरल, और यही बात ईरान भी कर रहा है। ईरान को भी जब लॉजिस्टिक ब्रेक चाहिए तो मतलब लेट अस से कि भी इन चीजों को आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। इनमें मोरालिटी घुसाने की कोशिश मत कीजिए। इंटरनेशनल रेशंस में अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं होता। ये लोगों के बीच में मतलब ये मोरालिटी वगैरह, ये वहां पे भाषण ठीक लगते हैं, उस लेवल पे इनके भाषणों की कोई कीमत नहीं होती है। अभी ग्राउंड पे आप देखिए क्या हो रहा है। आज यूएस ने दूसरा फैसला ले लिया, हॉर्मुज को तो ब्लॉक का था ही था। आज उसने बोला कि अपने आप को हक दे दिया कि जो उसका शैडो फ्लीट है वो अगर हॉर्मुज से निकल भी जाए या ईरान से कोई पोर्ट है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी फोर्सेस उसको बोर्ड कर सकती हैं। ये एक नया पत्ता है क्या? नाउ दे वर्चुअली वर्ल्ड पुलिसमैन बन रहे हैं कि कल वो इंडियन ओशन के आगे कहीं भी डीप सी में होगा, वो हॉर्मुज से निकल गया, इनकेस वो नहीं पकड़ पाए, वो उसको ट्रेस करेंगे और वो जाके वहां पकड़ लेंगे। और उन्होंने पहले भी किया भी है वेनेजुला में, वो जो मतलब टैंकर शिप थे वो नॉर्वे के पास जाके पकड़े हैं उन्होंने। अब उन्होंने ऑफिशियली अपने आप को इसका मतलब बना लिया कि हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर रोक सकते हैं तो रोकें, अगर चाइना रोक सकता है तो रोके। इसमें कोई मोरालिटी नहीं, कुछ नहीं है। वो अपना हित देखेगा, वो चाइना भी देखेगा मैं कहां तक मदद कर सकता हूं, और एंड ऑफ द डे रुकने के लिए वो भी एक कीमत मांगेगा जो उसको दी जाएगी। मतलब इस पूरे चीज में सबसे पहले सबके बीच में चाइना जिस तरीके से कूदा है आगे,
चाइना ने एसके मलिक जी अब सीधे सीधे साउथ चाइना सी में ब्लॉकेट लगाना शुरू कर दिया है, तो क्या ये जवाब है या सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस को परेशान करने के लिए लगाया गया, क्योंकि दुनिया भर का 33% व्यापार तो वहां से भी होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो स्ट्रक्चर्ड हैं एज एक्सपीडिशनरी फोर्सेस, यानी कि वो दुनिया भर में अमेरिका को में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में लड़ने के लिए उनको स्ट्रक्चर और ट्रेन किया गया है। चाइना डज नॉट हैव एन एक्सपीडिशनरी फोर्स। उसका फोर्स लेवल अगर आप उसके इन्वेस्टमेंट्स में देखिए कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके, वो एक्सपीडिशनरी नेचर नहीं है, बड़ी लिमिटेड एक्सपीडिशनरी कैपेसिटी है उसकी रीजनल लेवल पे, रीजनल साउथ चाइना सी और इन इलाकों में वो आके पैसिफिक, इंडियन ओशन या यहाँ अपनी पावर प्रोजेक्शन उस लेवल पे नहीं कर सकता आज की डेट में। कल का कोई पता नहीं कि कितनी बढ़ा ले, आज की डेट में जो काबिलियत है वो एक रीजनल एक्सपीडिशनरी फोर्स है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।